हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन क्या होता है ये अपने को सबको पता है। कोलिजन का हिंदी में मीनिंग होता है दो चीज़ों का आपस में टकराना। तो दो चीज़ें टकराती हैं, कैसे पता चलता है? तुम बोलोगे सर आवाज़ आती है ना। दो चीज़ें टकराती हैं तो हमें ऐसे पता चलता है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, क्रिकेट में नहीं बैटिंग करते हैं तो बैट के कांटेक्ट में कौन आया? बॉल। बट वो कांटेक्ट बहुत छोटे से टाइम का हो। ठीक है भाई, बैट को आप भी कांटेक्ट में लिए हो लेकिन आप तो कंटिन्यूसली पकड़े हो ना उसको। तो बहुत छोटे से टाइम के लिए जब भी दो चीजें कांटेक्ट में आती हैं और उस दौरान वो एक दूसरे को मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर करती। ठीक है, तो जैसे बैट जो होता है, जब आप जोर से मारते हो, हिट करते हो, तो बैट से बहुत सारी एनर्जी बॉल को ट्रांसफर होती है। अगर एक फुटबॉल रखी है और आप उसको किक करते हो तो आपके पैर से बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा मोमेंटम उस बॉल को मिलता है, उसको ट्रांसफर होता है। तो जब भी दो चीजें एक मोमेंट के लिए, एक बहुत ही छोटे से टाइम स्पैन के लिए कांटेक्ट में आए, ठीक है, और फिर सेपरेट हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोलिजन। डेफिनेशन भी वही है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम एंड एक्सचेंज एनर्जी और मोमेंटम विद ईच अदर, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड अ कोलिजन। अगर दो चीजें बहुत छोटे से मोमेंट के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और उनके बीच एनर्जी और मोमेंटम का आदान प्रदान हो, लेन देन हो, ट्रांसफर हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम? कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, और एक होता है ओब्लिक कोलिजन। तो थ्योरी की वीडियो है तो पहले से बना के रखा है, क्योंकि फटाफट मैं थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो हेड ऑन कोलिजन क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन वो होता है जिसमें जो वेलोसिटीज हैं आमने सामने से हैं। आमने सामने से क्या है कि भाई जब ये थोड़ी देर बाद ये इधर आ रहा है, एक बिलियर्ड की बॉल मान सकते हो आगे आ रही है, एक बॉल पीछे आ रही है, और फिर ये इस पॉइंट पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो जब ये कांटेक्ट में आए तो एक पॉइंट होगा जहां पर कांटेक्ट होगा, वहां पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। इस परपेंडिकुलर लाइन को बच्चों बोल सकते हो तुम कॉमन नॉर्मल। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम नॉर्मल होता है, ये पता होगा तुमको। ठीक है, कॉमन नॉर्मल। तो जो कॉमन नॉर्मल लाइन है, अगर वेलोसिटीज दोनों की दोनों उसके पैरेलल हैं, ठीक है, उसके पैरेलल है अगर वेलोसिटीज, तो उस तरह के कोलिजन को क्या बोलेंगे? हेड ऑन। और अगर टकराने से पहले की वेलोसिटीज पैरेलल हैं बच्चों, तो टकराने के बाद ये वाला पीछे जाएगा और ये वाला आगे जाएगा। टकराने के बाद भी बच्चों वेलोसिटीज कैसी रहेंगी? पैरेलल टू कॉमन नॉर्मल रहेगी। तो अगर टकराने से पहले वेलोसिटीज आर पैरेलल टू कॉमन नॉर्मल, तो टकराने के बाद भी दे विल रिमेन पैरेलल टू कॉमन नॉर्मल। इस तरह के कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक बॉल को ऊपर से गिरा दिया, छोड़ दिया हवा में, नीचे गिरी, स्पीड बढ़ती गई, फिर तेजी से जाके ग्राउंड से टकराएगी। तो जब ये ग्राउंड से टकराएगी तो जिस पॉइंट पर ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचो। ठीक है, उस पॉइंट पर किसके परपेंडिकुलर? ग्राउंड और स्फीयर दोनों के ही परपेंडिकुलर लाइन वो एक ही आएगी, कॉमन नॉर्मल। तो ये वेलोसिटी इस कॉमन नॉर्मल के पैरेलल है, तो टकराने के बाद भी वेलोसिटी जब ये वापस ऊपर जाएगा तो उसी कॉमन नॉर्मल के पैरेलल आएगी। तो इसको भी हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे और इसको भी हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। समझ में आया बच्चों हेड ऑन कोलिजन का मतलब? ठीक है, कोलिजन क्या होता है? टकराना। हेड ऑन होता है आमने सामने से टकराना। ठीक है, दूसरी चीज ओब्लिक कोलिजन क्या होता है? ओब्लिक कोलिजन क्या होता है कि जब ये दो चीजें टकरा रही हैं तो इनकी वेलोसिटीज कॉमन नॉर्मल के पैरेलल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब ये टकराई, इनका ये कांटेक्ट पॉइंट है, उसके कॉमन नॉर्मल मैंने लगभग ये बनाया
और इनकी वेलोसिटीज बिल्कुल भी कॉमन नॉर्मल के पैरेलल नहीं दिखेंगी तुमको। और नहीं दिखेंगी तो अगर इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 पैरेलल नहीं है तो टकराने के बाद भी ये इधर टक्कर करके उधर जाएगा और ये ऐसे टकरा के इधर आएगा। टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटीज v1 v2 भी तुमको पैरेलल दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह के कोलिजन को क्या बोला जाता है? ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन का एक और एग्जाम्पल, एक बॉल, जब तुम क्रिकेट में बॉलिंग करते हो तो जो बॉल जाके टकराती है वो एक एंगल पे टकराती है। जब टेनिस में सर्व करते हो तो बॉल जब आके ग्राउंड से टकराती है तो एंगल पे आती है। अब जब ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी उस टाइम पर अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो अब तुम्हें दिख जाएगा वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, ना इनिशियल वेलोसिटी और ना ही फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरह के कोलिजन को क्या बोला जाएगा? ओब्लिक कोलिजन। तो हमारे पास दो कोलिजन हो गए, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन। हमें दोनों को पढ़ना है, दोनों में वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखनी है। तो फटाफट इतना पार्ट नोट डाउन करो। ये फिगर देख के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हेड ऑन कोलिजन कौन सा है और ओब्लिक कोलिजन कौन सा है। ओके बच्चों, अब आपको पता है कोलिजन क्या होता है और ये भी पता है कि दो टाइप के होते हैं, एक हेड ऑन और एक ओब्लिक। तो आज की क्लास में हम मोर और लेस हेड ऑन कोलिजन ही कंप्लीट कर पाएंगे। तो हेड ऑन कोलिजन समझने से पहले मुझे एक और चीज़ बतानी है। मेरे को एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट समझाना है कि अगर कोई चीज़ कि ये बॉल पसंद नहीं आ रही मुझे, कोई कार, ठीक है, कोलिजन बच्चों किसी भी चीज़ का हो सकता है, दो कार भी टकरा सकती है आपस में। ये कार आगे आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, कार ए, और ये कार पीछे जा रही है विद अ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। तो तुम क्या बोलोगे? क्या ये कार एक दूसरे को अप्रोच कर रही है या एक दूसरे से सेपरेट हो रही है? क्या ये एक दूसरे को पहुंच रही है या एक दूसरे से दूर जा रही है? तो तुम बोलोगे सर अप्रोच ही कर रही है। एक दूसरे की तरफ आ रही है तो एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। अप्रोच करना मतलब किसी के पास जाना। तो दीज टू कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर। अब मैं बोलूं कि ये किस तेजी से अप्रोच कर रही है, मतलब एक सेकंड में ये एक दूसरे के कितना पास आएंगी? तो तुम बोलोगे सर ये एक सेकंड में 20 मीटर आगे आएगी, ठीक है। तो करंट पोजीशन से ये कितना आगे आएगी? 20 मीटर। और ये एक सेकंड में 10 मीटर पीछे जाएगा, 10 मीटर। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितना डिक्रीज हो गई? ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो बीच की दूरी कितना कम हो गई? मतलब सर 20 मीटर इसकी वजह से कम हो गई और 10 मीटर इसकी वजह से कम हो गई। तो ओवरऑल जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितना डिक्रीज हो गई? 30 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसको बच्चों बोलते हैं, जब दो चीजें अप्रोच कर रही हो तो वो जिस तेजी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस। ये 20 मीटर आगे आई, ये एक सेकंड में 10 मीटर पीछे गई, तो कितना पास आए? 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब इतना पूरा सेंटेंस को यूज नहीं करता वरना बोलना चाहिए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो तुम बोलोगे सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अच्छा एक और केस समझो। अगर ये वाली कार आगे आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना आगे आती है? 25 मीटर। और ये दूसरी वाली कार भी इस बार आगे जा रही है, ये जा रही है आगे विद 10 मीटर पर सेकेंड। तो अभी ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या दूर जा रहे हैं? तो तुम टेक्निकली बोले सर ए तो अप्रोच करना चाह रही है पर बी जो है अभी भी दूर ही जा रही है। तो मैं बोलूं ओवरऑल क्या बोलोगे? ओवरऑल मतलब दोनों का मोशन एक साथ कंसीडर करो तो ए बी के पास पहुंचने वाली है या नहीं पहुंचने वाली है?
तो बोले सर ए तो तेजी से जा रही है तो थोड़ी देर में पहुंच ही जाएगी। तो अगर ये 1 सेकंड में 25 मीटर आगे गया और ये 1 सेकंड में सिर्फ 10 मीटर आगे गया तो इनका बीच का गैप तो अभी भी डिक्रीज होगा। और 1 सेकंड में कितना डिक्रीज होगा? बोलोगे सर ये 25 आगे आया, 25 डिक्रीज होना चाहिए था, पर ये 10 दूर चला गया तो 15 डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बार तुमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना बोला? प्लस सर इस बार होगा 25 माइनस 10 यानी 15 मीटर पर सेकेंड। पिछली बार तुमने 20 प्लस 10 बोला था, पर इस बार 25 माइनस 10 बोला था। तो बेसिकली सर रिलेटिव वेलोसिटी है, दोनों एक तरफ आ रही है तो जुड़ जाएंगी, और दोनों मतलब दोनों पैरेलल डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस हो जाएगी। तो क्या तुम हर केस की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कॉमन सेंस से निकाल पाओगे? मेरे हिसाब से तो निकाल दोगे। अगर मैं वैल्यूज चेंज करके सीधे वेरिएबल के टर्म्स में दे दूं कि ये दो चीजें टकराने वाली है, ये आगे जा रहा है u1 से और ये आगे जा रहा है u2 से, और मैं बोल दूं कि ये अभी अप्रोच कर रही है। क्या कर रही है? अप्रोच। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि सर ये तेजी से आ रही होगी, ये तेजी से आ रही होगी और ये धीरे जा रही होगी। ये दोनों तभी अप्रोच कर सकते हैं, या तो u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा हो या फिर u2 नेगेटिव हो, तब भी u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा ही मानी जाएगी। तो या तो u1 की वैल्यू u2 से ज्यादा हो या फिर u2 नेगेटिव हो या जीरो हो। हर केस में u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। समझ में आ रही है बात? तो ये होता है अप्रोच, टकराने से पहले की कहानी। बोलते सर आप ऐसे ऐसे क्यों ले रहे हो, ऐसे और ऐसे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बेटा जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना तो इट इज ईजियर अगर हम हर चीज को पॉजिटिव लें और फिर उससे फॉर्मूला डिराइव करें, ताकि वो फॉर्मूला हर केस के लिए चलता रहे हमारा। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है। कंफ्यूज मत करना, दोनों आगे जाते हुए भी अप्रोच कर सकते हैं। ये आगे आते हुए ये रुक के भी अप्रोच हो जाएंगे, और ये आगे आए और ये पीछे जाए तब भी अप्रोच हो जाएंगे। हर केस में कंडीशन क्या होनी चाहिए? u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ओके, और हर केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आएगी? आएगी u1 माइनस u2। बोलोगे सर इस केस में तो प्लस आई थी। नहीं बच्चों, ध्यान से सोचो, u1 माइनस u2 वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटीज हैं। वेलोसिटीज में जब आप साइन पुट करोगे तो ये u1 आएगा +20 माइनस u2 आएगा -10। कितना हो गया? 20 + 10 कितना हो गया? 30। तो हर केस में u1 माइनस u2 से आंसर आ जाएगा। चूंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर्स लगा के लिखोगे तो हमेशा कितना आएगा? u1 माइनस u2। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमेशा तुम्हारे लिए काम कर जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेक्टर्स में भी, और अगर एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है तो सीधे नंबर्स दिए होंगे नंबर्स में भी। ठीक है, बस क्या याद रखना है? आगे वाले को पॉजिटिव, पीछे वाले को नेगेटिव पुट करना है, कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर ये किसी पॉइंट पर आके इनकी टक्कर हुई। ठीक है, दोनों टकरा गए, एनर्जी एक्सचेंज हुई, मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद क्या होगा? ये वापस सेपरेट होंगे। ठीक है, टकराएंगे और फिर वापस सेपरेट होंगे। जब वापस सेपरेट होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तब भी दोनों आगे जाएंगे। तो अगर मैंने दोनों को आगे की तरफ अज्यूम किया, तो अगर अब ये सेपरेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? सेपरेट। तो सेपरेट कब होंगे? जब v1 और v2 में कौन बड़ा हो? तो तुम बोलोगे सर v2 बड़ा होना चाहिए। सेपरेट तो तभी होंगे जब आगे जो जा रहा है वो तेजी से चला जाए और पीछे वाला स्लो रह जाए, रुक जाए या पीछे चला जाए। स्लो रहेगा तो भी v2 v1 से बड़ा होगा, रुक जाएगा तो v1 0 ही होगा, और निगेटिव जाएगा तो भी v2 जो है वो v1 से बड़ा होगा।
तो तीनों ही केस में हम क्या लिख सकते हैं, v2 ग्रेटर देन v1। और जब हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे तो हम लिखेंगे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ठीक है, v2 बड़ा होगा, v1 छोटा होगा। तो इस अप्रोच से हमको ये पता चला कि हेड ऑन कोलिजन में और किसी भी कोलिजन में पहले चीजें अप्रोच करती है, फिर चीजें सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, पहले पास आती है फिर दूर जाती है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमने लिखी, इनके रेशियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। इनके रेशियो को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। और E की वैल्यू आपको याद रखनी है, होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर कोई बोले नहीं हमको एकदम परफेक्ट सही मैथमेटिकल जवाब दो, तो तुम इसे बोलोगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव बहुत लंबा हो जाता है, तो लिखने में नहीं आता। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अभी मेरे को जगह नहीं मिल रही, ऑफ सेपरेशन। ओके, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ऐसे कोई लिखने को नहीं बोलेगा तुमको, ठीक है। अप्रोच हमेशा ऐसे लिख के काम चल जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बना, देखो E इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। देखो वेक्टर्स आए तब तो मेहनत करनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड वगैरह निकालना पड़ेगा। पर अगर हेड ऑन कोलिजन है तो हेड ऑन कोलिजन में एक ही लाइन के ऊपर मोशन हो रहा होगा, उस लाइन को एक्स एक्सिस मान लो, आगे की तरफ पॉजिटिव, पीछे की तरफ नेगेटिव, तुम्हें वेक्टर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 हमेशा वर्क करेगा। अगर तुम गलती से भूल जाओ तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुमने v1 माइनस v2 लिख दिया ऊपर, तो नीचे u2 माइनस u1 लिखना। इनका सीक्वेंस उल्टा करना है, क्योंकि कोलिजन से पहले एक वेलोसिटी ज्यादा होगी तो कोलिजन के बाद दूसरे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें कोलिजन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के दम पर हम ये बता सकते हैं कि इस कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस हुई है या नहीं हुई है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाता है, E की वैल्यू 1 आ जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। अगर हम बोलते हैं कि E इक्वल टू E इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है इट इज लेस देन जो इनिशियली सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी थी, एंड देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इनिशियल माइनस फाइनल, पहले कितनी थी और बाद में कितनी बची। और अगर E की वैल्यू 0 आ जाती है तो फिर हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है वो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है इन द कोलिजन। बहुत ज्यादा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमको क्या बताएगा कि ये किस तरह का कोलिजन है। मतलब हेड ऑन में भी 3 टाइप हो गए, एक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही, एक जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, और एक जिसमें काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हुआ। ओके, एक जिसमें काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हुआ। तो बच्चों इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। और इन दोनों को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। पर यूजुअली इन इलास्टिक इसके लिए टर्म यूज होता है, और ये ज्यादा ही इन इलास्टिक है तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली
या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, कंप्लीटली या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली 2 बार स्पेलिंग मिस्टेक गलत कर दी मैंने, परफेक्टली, ओके सॉरी। तो कंप्लीटली या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक है या इलास्टिक है, ये हमें किससे पता चल जाएगा? इसकी वैल्यू से। कंडीशंस क्या है? इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, इसमें थोड़ा डिक्रीज होती है, उसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। एक और चीज, हालांकि हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे अभी, पर एक और चीज, अगर E की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मस्ट बी 0। अगर E की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? 0। इसका मतलब कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज आपस में चिपक गई। फिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुमने बॉल ड्रॉप करी, ग्राउंड से टकरा के वापस आती है, सही बात है। अगर सेम हाइट तक वापस आई, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, कौन सा कोलिजन हुआ? इलास्टिक। अगर थोड़ी सी हाइट वापस आई तो थोड़ा एनर्जी लॉस हुआ, कौन सा कोलिजन हुआ? इनइलास्टिक। और तुमने गिराई और ग्राउंड पे रेत बिछी थी या क्ले थी, तो वो जाके उसमें घुस जाएगी, वापस ही नहीं आएगी, तो वो कौन सा कोलिजन हुआ? कंप्लीटली और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 का मतलब बाद में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम हो जा रही है, वो एक दूसरे से चिपक जा रहे हैं। तो ये है हेड ऑन कोलिजन के भी 3 टाइप्स। होता ऐसा है दिखने में, और हम 3 टाइप्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से बता सकते हैं। बस इतना ही चाहिए हमको हेड ऑन कोलिजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है? फटाफट इसको नोट डाउन करो।